पुस्तक साहित्यिक ऋषि रविंद्र का ऑडियो 2 बैलगाड़ी द्वारा देश भ्रमण। पर रवि बाबू गरीबों की उपयुक्त स्थिति से अनजान नहीं थे और अपनी विशाल सहृदयता के कारण उनकी हर तरह से सहायता करने को प्रस्तुत रहते थे। जब कभी ऐसा अवसर आ जाता था, वे किसी तरह के हानि लाभ की चिंता छोड़कर कर्म क्षेत्र में खड़े हो जाते थे। जब वे विलायत से भारतवर्ष लौट आए तो देश के गरीबों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कलकत्ते से पेशा बैलगाड़ी में यात्रा करने का निश्चय किया। इस यात्रा का वर्णन करते हुए उनके एक जीवन चरित्र में कहा गया है, मार्ग में उनको अनगिनत गांव और दीन कृषकों की झोंपड़ियां देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि तरह तरह के कष्टों में फटे पुराने चिथड़े लपेटे हुए उनका जीवन व्यतीत होता है। गरीबों की दुर्दशा देखकर उनका चित्त दुखी हो गया। वे सोचने लगे कि पंखों के नीचे सोने वाले अमीरों को क्या पता है कि गरीबी कैसे होती है। इन दृश्यों को देखकर जो विचार मंथन हुआ, उससे इन लोगों की दशा सुधारने के कितने ही उपाय उनको सूझे। जैसे कि ग्रामों में पंचायतें बननी चाहिए जो अपने गांव के सुख दुख को समझकर उचित प्रबंध कर सकें। वायु रहित तंग कोठरियों में पशुओं के साथ बेढंगा जीवन व्यतीत करने वाले किसानों की अवस्था को महलों में निवास करने वाले धनी किस प्रकार समझ सकते हैं। वे तो गरीबों का खून चूसना और खस की टट्टियों में आराम से रहना जानते हैं। उन्होंने देखा कि ग्रामों में सुरक्षा का बड़ा अभाव है। पेट पालने के लिए छोटी अवस्था में ही बालकों को मजदूरी करनी पड़ती है। धनाभाव से वे प्रायः अशिक्षित ही रह जाते हैं। इस प्रकार समस्त देश के किसानों की दशा को स्वयं देखकर उन्होंने अपनी रचनाओं में उसका यथार्थ चित्रण किया, जिससे शिक्षित देशवासियों की आंखें खुल गईं। उन्होंने इन आवश्यकताओं की तरफ सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप अनेक गांवों में विद्यालय स्थापित किए गए और किसानों के लिए नहर तथा कुओं द्वारा सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की गई। इस प्रकार रविंद्रनाथ ने एक ऐसा कार्य संपन्न किया जिसे प्राचीन समय से सभी संत महात्मा करते आए हैं। भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा की सार्वजनिक प्रणाली पाई जाती है और संत महात्माओं के लिए तो यह एक आवश्यक नियम माना गया है कि वे एक बार चारों धाम की यात्रा कर आएं। इसका आशय यही है कि वे एक बार समस्त देश का भ्रमण करके समाज की दशा की अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें और फिर अपनी शक्ति और साधनों के अनुसार उसकी प्रगति के मार्ग सोचें और तद अनुसार कार्य करें। शंकराचार्य, चैतन्य, नानक, नामदेव, ज्ञानेश्वर, गोस्वामी तुलसीदास, समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम आदि धर्म तथा समाज के सभी प्रमुख सूत्रधारों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया था। इस युग में यात्रा के साधन बहुत अल्प और श्रम साध्य थे, इसलिए इन सब ने साधु रूप से ही पैदल ही यात्रा की थी। रविंद्रनाथ ने भी देश समाज की दशा का अध्ययन करने के लिए वही मार्ग अपनाया। उस समय रेलगाड़ी चल निकली थी, पर रेल यात्रा से पिछड़े हुए गांवों और भूखे नंगों कृषकों की अवस्था का पता लग सकता है। वर्तमान परिस्थिति और अपनी सामाजिक स्थिति के कारण रविंद्रनाथ पैदल यात्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसी से मिलता जुलता साधन बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने का अपनाया। इससे उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया वह निस्संदेह अमूल्य था और यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार वे समाज की अच्छी सेवा कर सके। आज भी मोटरों में यात्रा करने वाले नेता अगर एक आध वर्ष इस प्रकार पैदल या बैलगाड़ी द्वारा देश भ्रमण करके अपने ज्ञान को परिपक्व कर लिया करें तो वे वर्तमान समय की अपेक्षा बहुत अधिक ठोस सेवा कर सकने में समर्थ हो सकेंगे, इसमें संदेह नहीं। बंग दर्शन का प्रकाशन। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित जिस बंग दर्शन मासिक पत्र का ऊपर जिक्र किया जा चुका है, वह उनके देहांत के पश्चात बंद हो गया था। रविंद्रनाथ ने उसके महत्व और आवश्यकता को समझकर सन 1901 में उसे पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। यह सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक प्रधान साधन तो था ही, पर रवि बाबू उसके माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया करते थे। सन 1899 में दक्षिण अफ्रीका निवासी गोरों ने वहाँ की बोअर जाति का विध्वंस करना आरंभ किया। वे एशियाई जातियों के साथ भी बहुत हीनता का व्यवहार करते थे। रवि बाबू ने उस अवसर पर गोरों के इस स्वार्थमूलक कार्य को घृणित बतलाकर उसके विरोध में कई लेख बंग दर्शन में लिखे थे। इसी मासिक पत्र में महाकवि की कितनी ही रचनाएं क्रमशः प्रकाशित हुई थीं। इन्हीं रचनाओं में से एक चोखरे वाली है, जिसका अनुवाद हिंदी में आँख की किरकिरी के नाम से हो चुका है। इस उपन्यास ने बंगला साहित्य में एक नया आदर्श उपस्थित किया। इससे पहले अधिकांश उपन्यास
घटना प्रधान होते थे, पर इसमें बहुत कम घटनाएं देकर मनोविश्लेषण और अंतर्द्वंद को प्रधानता दी गई थी। साहित्य भी सामाजिक जागृति और सुधार का बहुत बड़ा माध्यम है। जो लोग इसे केवल मनोरंजन या दिमागी अय्याशी का साधन मानते हैं, वे इसके वास्तविक महत्व से अनजान हैं। वे रसज्ञ व्यक्तियों और राजा रईसों के प्रशंसक माने जा सकते हैं, पर सच्चे साहित्यिकों में उनकी गणना नहीं हो सकती। साहित्य का पहला लक्षण लोक कल्याण है। जिस रचना से समाज या व्यक्तियों को किसी प्रकार की उच्च प्रेरणा प्राप्त नहीं होती और वे अपने अन्य अभावग्रस्त बंधुओं और समाज की सेवा के लिए उद्यत नहीं हो जाते, उसे सच साहित्य नहीं कहा जा सकता। रवि बाबू की समस्त साहित्यिक कृतियाँ, चाहे वे कविता हों या उपन्यास, कहानी, निबंध आदि, इसी उद्देश्य से लिखी गई हैं कि उससे मनुष्यों का मानसिक स्तर उच्च हो और वे निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। उनकी जन गण मन अधिनायक वाली कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर ली गई है। अंतर मन विकसित कर हे शीर्षक कविता महात्मा गांधी के आश्रम में प्रार्थना के समय नित्य प्रति गाई जाती थी। उसमें अध्यात्म भावना को थोड़े से शब्दों में इतने प्रभाव उत्पादक रूप में व्यक्त किया गया है कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार उनके उपन्यास सामाजिक कुरीतियों तथा मानवीय त्रुटियों को दूर करके उच्च जीवन मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले हैं। भारतीय साहित्यिकों के लिए महाकवि रवींद्रनाथ निश्चय ही एक आदर्श रूप हैं। स्वदेशी समाज की स्थापना। सन 1905 का वर्ष बंगाल के लिए ही नहीं, समस्त भारतवर्ष के लिए एक नवीन युग के प्रवेश द्वार के समान था। उस समय देश पर लॉर्ड कर्जन का कूटनीतिपूर्ण शासन चल रहा था। वे जब से भारत के वायसराय बनकर आए थे, बराबर जन जागृति को दबाने की तरकीबें कर रहे थे। भारतवासियों की स्वाधीनता की भावनाओं से उनको चिढ़ थी। इसलिए उन्होंने अंतिम प्रहार यह किया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांटने की आज्ञा दे दी। बंगाल के नेता इसका विरोध आरंभ से ही कर रहे थे और श्री रविंद्र ने सन 1904 में ही इसका प्रतिकार करने के लिए एक स्वदेशी समाज की स्थापना कर दी थी। इसके सदस्य प्रतिज्ञा करते थे कि वे स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। इतना ही नहीं, शिक्षा, दीक्षा, साहित्य, समाज आदि सभी विषयों में निजत्व की भावना को ही प्रधानता देंगे। यह संस्था बहुत शीघ्र सुदृढ़ होकर समस्त प्रांत में फैल गई और हजारों व्यक्ति उसमें सम्मिलित होने लगे। पर जब बंग भंग के विरुद्ध किया गया सब आंदोलन, विरोध और प्रार्थनाएं आदि असफल सिद्ध हो गए, तो लोगों ने 16 अक्टूबर को सरकारी आदेश के प्रचारित होते ही भारत की राजधानी कलकत्ता में एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके प्रधान संचालक महाकवि श्री रविंद्र ही थे। वह जुलूस महाकवि का विधिर बंधन काटी वे तुम्ही एमनी शक्तिमान, क्या तुम ऐसे शक्तिशाली हो कि विधाता द्वारा निर्मित संबंध का भी विच्छेद कर दोगे, गीत गाता हुआ समस्त नगर में घुमा और लाखों व्यक्तियों ने गंगा स्नान करके परस्पर राखी बांधकर यह प्रतिज्ञा की कि ऐसे अन्यायपूर्ण आदेश को कदापि स्वीकार न किया जाएगा। स्वदेशी की भावना ने थोड़े ही समय में इतनी जड़ जमा ली कि देश का वस्त्र व्यवसाय और अनेकों उद्योग धंधे पनपने लगे और विलायती माल का आयात दिन पर दिन कम होने लगा। स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी कॉलेज, स्वदेशी बैंक, स्वदेशी नेशनल फंड आदि की धूम मच गई और लोगों में स्वाधीनता की एक नई ही भावना फूट पड़ी। अंग्रेज अधिकारियों ने तो यह कार्य भारतवासियों में फूट उत्पन्न करके उन्हें निर्बल बनाने के उद्देश्य से किया था, पर परिणाम उल्टा ही निकला। उसी दिन से जनता में जो नई चेतना उत्पन्न हुई और राजनीतिक आंदोलन छेड़ा गया, वह अंत में भारत को विदेशियों के पंजे से मुक्त करा के ही समाप्त हुआ। वास्तव में स्वदेशी मंत्र केवल किसी सामयिक आंदोलन से संबंधित नहीं, वरन यह मानव जीवन को सुखी बनाने का राजमार्ग है। इसका असली तात्पर्य है स्वावलंबी होना। जो लोग इसे संकीर्णता का चिन्ह समझते हैं या इसका आधार किसी से द्वेष करना मानते हैं, वे भूल करते हैं। स्वदेशी का अर्थ है जीवन को सरल तथा आडंबर शून्य बनाना। हम अपने जीवन निर्वाह की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी कम पराश्रित होंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखी हो सकता है। जो लोग प्रातःकाल उठते ही अपने नाश्ते के लिए दिल्ली की बनी डबल रोटी और डेनमार्क से आया मक्खन चाहते हैं और उसी के अभ्यस्त हो गए हैं, उनको समय समय पर असुविधा उठानी पड़े तो क्या आश्चर्य।
जो ग्रामीण अपने घर में तैयार होने वाली मोटी रोटी और छाछ को खाकर खेतों में परिश्रम करने को चल देता है, उसके लिए वैसा अवसर कदाचित ही कभी आए। महात्मा गांधी ने इसी सिद्धांत को समझकर लोगों से खद्दर व्यवहार की प्रतिज्ञा करने को कहा था। उनका आशय यही था कि जीवन की दो सबसे बड़ी और दैनिक आवश्यकताएं, भोजन और वस्त्र के संबंध में मनुष्य पूर्ण स्वावलंबी हो सके तो उसके कष्टों तथा परेशानियों का बहुत कुछ अंत हो सकता है। हम जानते हैं कि महात्मा जी का उपदेश इस विषय में एक सर्वोच्च आदर्श की भांति था और प्रत्येक व्यक्ति उसे पूरी तरह पालन नहीं कर सकता, तो भी एक मार्गदर्शन के रूप में उसे स्वीकार करना कल्याणकारी ही माना जाएगा। लोकमान्य तिलक ने भी स्वदेशी की महिमा को बहुत पहले ही समझ लिया था और 20वीं शताब्दी आरंभ होने से कई वर्ष पूर्व पूना में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया था। इससे हम समझ सकते हैं कि भारत के मूर्धन्य विद्वानों तथा जन नेताओं ने भारतीय जनता की आर्थिक व्यवस्था के सुधार के लिए आरंभ से ही स्वदेशी व्यवहार की प्रेरणा दी थी। महाकवि रविंद्र ने भी इस तथ्य को अपनी दिव्य दृष्टि से शीघ्र ही जान लिया था और भारतीय समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए ही स्वदेशी समाज जैसी संस्था की कल्पना की थी। पर जब उसमें एक तीव्र आंदोलन का समावेश हो गया और उसने क्षणिक उग्रता तथा हिंसा का रूप ग्रहण कर लिया था, तो वे उस आंदोलन से पृथक हो गए और उसका संचालन अन्य नेताओं के लिए छोड़ दिया। उनकी कवि प्रकृति इसकी अनुकूल न थी। शांति निकेतन की स्थापना। रवि बाबू का ठाकुर वंश स्वयं एक बड़ी जमींदारी का मालिक था और उसकी देखभाल करने के लिए उनको युवावस्था से ही समय समय पर अपने शैलाई दह गांव में रहना पड़ता था। यहीं से उनको ग्रामीण जीवन का परिचय हुआ और दरिद्रता की मूर्ति तथा अभावों के बीच ही पलने वाले किसानों की दुर्दशा अपनी आंखों से देखने को मिली। इस अनुभव से प्रभावित होकर उन्होंने जो पत्र अपने मित्रों तथा स्वजनों को लिखे थे, उनमें निरीह ग्रामीणों की दरिद्रता का बड़ा ही करुणाजनक चित्र खींचा गया है। उन्होंने एक ऐसे पत्र में लिखा था, वे भोले भाले किसान, वे ईश्वर के निस्सहाय शिशु। मैं नहीं जानता था कि संपत्ति के समान वितरण वाला साम्यवादी सिद्धांत यहाँ व्यवहार में लाया जा सकता है या नहीं, पर यदि ऐसा संभव नहीं हो सकता तो सचमुच यह बड़ा कठोर विधान है और मानव उसके हाथों अत्यंत दुखी और असहाय रह जाता है। पर श्री रविंद्र केवल कल्पना में उड़ने वाले कवि न थे, वह सहानुभूति के दिखावटी आंसू बहाकर ही अपने हृदय को सांत्वना देने वाले जीव नहीं थे। उन्होंने अपने अन्नदाताओं की समस्या पर खूब विचार किया और निश्चय किया कि उनकी दुर्दशा का एक बड़ा कारण उनकी अविद्या और अशिक्षा भी है। पर वर्तमान समय के स्कूल और कॉलेजों की खर्चीली और पुस्तकीय शिक्षा न तो उनके लिए संभव है और न विशेष कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। बहुत कुछ विचार करके वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय किसानों की शिक्षा समस्या को हल करने के लिए यहाँ ऋषियों की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली ही फलप्रद हो सकती है, जिसमें कम से कम व्यय में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। उसमें गुरु और शिष्य एक दूसरे के इतने निकट रहते हैं और उनके जीवन में ऐसा साम्य पाया जाता है कि वे परस्पर सच्चे शुभ चिंतक बने बिना रह ही नहीं सकते। उस प्रणाली की तुलना वर्तमान शहरी स्कूलों से नहीं की जा सकती, जहाँ गुरु और शिष्यों का कुछ घंटों के लिए अनिश्चित मिलन हो जाता है और वे एक दूसरे को प्रसन्नतादायक होने के बजाय भार स्वरूप जान पड़ते हैं। इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर उन्होंने शैलाई दह का निवास छोड़कर बोलपुर को अपना केंद्र बनाया, जहाँ उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने बहुत वर्षों पहले एक साधना कुटीर बनाई थी। यह एक एकांत स्थान है जहाँ की वन सुषमा और प्राकृतिक जलाशय आदि मनुष्य को आधुनिक कृत्रिमता से दूर ले जाते हैं। यहीं पर उन्होंने सन 1901 के लगभग 2 छात्र और 2 अध्यापकों को लेकर इस संस्था का श्री गणेश किया। अनेक लोग तो इसे नाम बड़ा और दर्शन थोड़ा वाला मामला समझकर हंसी करने लगे, पर श्री रविंद्र और उनकी सहधर्मिणी मृणालिनी देवी उसकी अवस्था में आंतरिक निष्ठा से लगे हुए थे। कुछ ही समय में छात्रों की संख्या यथेष्ट हो गई और कार्यभार तथा अर्थव्यय भी काफ़ी बढ़ गया। रवि बाबू को जो कुछ रुपया घर से मिलता था उसका एक बड़ा अंश इसी में लग जाता था, फिर भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था। तब मृणालिनी देवी ने अपने आभूषण बेचकर उसका खर्च चलाया और जब उससे भी काम न चला तो श्री रविंद्र ने अपना एक निजी मकान और बहुत सी पुस्तकें बेच डाली। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके उन्होंने इस संस्था को चलाया। बीच बीच में इस पर कठिन
अर्थ संकट आते रहे, जिनका निवारण महाकवि ने अपूर्व कर्मवीरता और परिश्रम से किया और लोगों को दिखा दिया कि वे कोरे कवि ही नहीं हैं, वरन भगवान कृष्ण के अनुयायी एक सच्चे कर्मयोगी भी हैं। सच पूछा जाए तो महाकवि ने अपना सर्वस्व इसी संस्था को अर्पित कर दिया। अपनी अपार योग्यता और विश्वव्यापी ख्याति के लिए नोबेल पुरस्कार और अन्य देशों के भ्रमण आदि से जितना भी धन प्राप्त हुआ वह सब उसी में लगाया गया। समय आने पर इसी संस्था के अंतर्गत विश्व भारती का निर्माण किया गया। उसमें विदेशों के शिक्षार्थी उसी प्रकार आकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करने लगे जिस प्रकार प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा आदि के विद्यालयों में संसार भर के विद्यार्थी आकर भारतीय ज्ञानामृत से अपनी आत्मा को परिपुष्ट करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संस्था के संबंध में ठीक ही कहा था, जिसने शांति निकेतन को नहीं देखा उसने हिंदुस्तान को नहीं देखा।